डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इन शॉर्ट आईटीएफ। आज इस टॉपिक को हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हुए जेईई मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चंस लास्टली हम सॉल्व करवा देंगे आपको। तो इसके लिए 2-3 लेक्चर जो हो आप बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो सबसे पहले आपको फंक्शन को समझना होगा और फंक्शन को समझने के साथ आपको समझना होगा इनवर्स फंक्शन, मतलब फंक्शन का उल्टा। और कोई फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है इस बात को भी आपको जानना होगा। तो अभी हम इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए छोड़ के फंक्शन पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी से फंक्शन को इन शॉर्ट बात करके फिर से वापस से हम इस टॉपिक पे आ जाएंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि फंक्शन क्या है, एक टाइप का रिलेशन है जहां एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे 3x + 4y = 9। y को इस तरफ रख लिया, x वाले सबको उधर भेज दिया। अब यहां देख सकते हैं आप y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y x का फंक्शन हो गया। तो y को रिप्लेस करके मैंने fx लिख दिया। अब fx = 9 - 3x/4। अब x के जगह मैं वैल्यू बदल के डालूंगा और y का अलग अलग वैल्यू आएगा, मीन fx का अलग अलग वैल्यू आएगा, और इसको हम इमेज कहेंगे। जस्ट लाइक लाइट के सामने आप अपने आप को डालते हो, पीछे इमेज बनता है। तो ऐसा ही आप इसमें 1 डालोगे तो यहाँ पे x के जगह 1 जाएगा, सॉल्व करिएगा, वैल्यू आ गया 3/2। तो 3/2 क्या कहलाया? 1 का इमेज। इसी तरह से 2 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो 3/4 आ गया। 3 पुट किया आपने, वैल्यू आ गया 0। और जिन जिन चीजों को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं उसका जो कलेक्शन है वही कलेक्शन आपका डोमेन कहलाया। और इधर जो वैल्यूज आ रहे हैं वो जिस सेट में रहेंगे वो कलेक्शन आपका कोडोमेन कहलाएगा। और इसमें इसका जहां तक फैलाव है वो उसका रेंज कहलाएगा। इसमें दोनों बात हो सकती है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो या जो रेंज है वो कोडोमेन से छोटा हो, यानी इसमें एलिमेंट बचे। इसी में हम लोग क्लासिफाई किए कि रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो तो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, रेंज अगर कोडोमेन में कंटेन करे तो फंक्शन इनटू कहलाएगा। एक बात और मेंशन रहे कि डोमेन वाले सेट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। बचेगा तो वो सेट ही नहीं होगा, सॉरी वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्शन ही है जो इसमें मैं जिनको पुट करूंगा। चलिए इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब फंक्शंस के टाइप्स की बात करें तो क्या है 1-1 ऑन टू फंक्शन। 1-1 इसके अंदर दो बातें आ रही है, एक 1-1 और दूसरा ऑन टू। तो 1-1 क्या है? जहां के आप एक चीज पुट करो एक ही वैल्यू मिले, एक चीज पुट करो एक ही वैल्यू मिले, तो 1-1 1-1 1-1। और ऑन टू ये जो रेंज है आप देख रहे हैं, और कोडोमेन दोनों बराबर है, यानी यूं कहिए कि कोडोमेन वाले सेट में इस वाले डब्बा में कोई नहीं बचा, तो ऑन टू। और फिर सेम में नीचे देख सकते हैं 1-1 होने के बाद एक बच गए, एक बचे या 1000 बचे, क्या हो गया ये? इनटू 1-1 इनटू। अब यहीं पे आप देख सकते हैं थर्ड वन मेनी वन ऑन टू। मेनी वन ऑन टू कैसा हो जाएगा? एक फंक्शन जो ए से बी के बीच डिफाइंड है, यहां पे आपका 2 एलिमेंट एक ही से कनेक्ट हो रहा है, यानी ए पुट करूं तो भी जे मिले, बी पुट करूं तो भी जे मिले, तो ये हो गया मेनी वन। और एक बात ध्यान रहे, मेनी वन में सिर्फ एक केस मेनी वन हो जाए वो सफिशियंट है उसके मेनी वन होने के लिए, वहां की बन हो चलेगा। तो क्या हो गया ये? मेनी वन। और एक भी ना बचा तो ऑन टू। अब इसी तरह से एक है आपका मेनी वन इनटू फंक्शन। तो मेनी वन इनटू में क्या है? ये देखिए, अब मेनी वन में जरूरी नहीं है कि 2 ही का एक से कनेक्शन हो, 3 भी एक से कनेक्शन। मेनी मतलब होता है 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा, तो मेनी। और 1 इधर बहुत उधर एक, मेनी वन, और बच गया इसलिए इनटू। तो ये फंक्शन 4 तरह के हो गए, 1-1 ऑन टू, 1-1 इनटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, ठीक है।
डोमेन जान गए आप, रेंज जहां तक इमेज का फैलाव हो, जैसे यहां पर रेंज ये हो गया, यहां पर रेंज ये हो गया, यहां पर रेंज ये हो गया, और कोडोमेन बोले तो पूरा डब्बा सबका पूरा सेट। ठीक है, डोमेन जान गए, रेंज जान गए, कोडोमेन जान गए। फंक्शन चार तरह के होते हैं, 1 1 on 2, 1 1 into, many 1 on 2, many 1 into। और फंक्शन क्या है? जहां एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंड करे। तो फंक्शन को मैंने इन शॉर्ट बता दिया है। अब हमको इसके दूसरे पहलू पे जाना है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या है, आइए इसको जानते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो जैसा कि आप जो है नाम से समझ रहे होंगे, इनवर्स, डिक्शनरी मीनिंग आपको पता है इनवर्स का, कि इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो यहां बात हो रही है इनवर्स फंक्शन की, फंक्शन के इनवर्स की। तो आखिर फंक्शन का क्या मतलब है, अभी आपको बताया गया कि हाँ, एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो अब अगर बात हम बोलें तो उसका उल्टा बात ही होगा। अगर हम किसी आदमी की बात करें तो उसका उल्टा होगा कि पैर ऊपर सर नीचे। तो यहां बात हम कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन की। तो फंक्शन का मतलब आपको पता है ना, एक चीज दूसरे चीज पर डिपेंड करेगा। तो इसका उल्टा यही होगा कि अभी यहां y x पे डिपेंड कर रहा है, तो अब x y पे डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक आप फिर से उसी इक्वेशन को लिखिए। अभी यहां आपने y को सेपरेट किया था, अब आप x को सेपरेट कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहां x y पे डिपेंड कर रहा है, तो x यहां y का फंक्शन, लेकिन वही वाला फंक्शन, नो नो नो, यहां उसका इनवर्स है, और इनवर्स को इस सिंबल से डिनोट करेंगे। तो ये अब आप x के जगह यहां पे f इनवर्स y लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और फंक्शन रूल होता है, आप चाहें तो यहां पे x डाल सकते हैं, 9 - 4x/3। तो अब आप देख लीजिए, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। इनवर्स का मतलब साफ हो गया कि यहां अभी y x पे डिपेंड कर रहा है, तो अब उसका उल्टा में क्या होगा, x y पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? अब एक चीज और जान लीजिए, फंक्शन में अभी यहां पे आपने 1 पुट किया था, तो वैल्यू क्या आ गया था, 3/2। अब आप इनवर्स में देखेंगे कि आप 3/2 पुट करें यहां पे पुट 3/2 यहां डालेंगे, यहां 3/2 जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, 2 6, 9 में 6 गया 3, 3 3 कैंसिल, तो ये हो गया 1। तो क्या देख रहे हैं आप कि फंक्शन में 1 पुट किया, वैल्यू आया 3/2, उसके इनवर्स में 3/2 पुट किया तो वैल्यू आया 1। अब समझ आया कि अगर ये फंक्शन a से b के बीच डिफाइंड है तो उसका इनवर्स कहां डिफाइंड होगा, b2 है। यानी आप चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई फंक्शन a से b के बीच डिफाइंड है तो उसका इनवर्स b से a के बीच डिफाइंड होगा। अब एक बात, दुनिया में हर एक कुछ उल्टाने लायक हो या हर एक कुछ को उल्टाया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ये 4 फंक्शन है, 1 1 on 2, 1 1 into, many 1 on 2, many 1 into। तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये चारों का चारों फंक्शन इन्वर्टेबल है? इन्वर्टेबल समझ रहे हैं ना, इन्वर्टेबल उलटने लायक। क्या ये चारों का चारों फंक्शन इन्वर्टेबल है, उलटने लायक है, या इनमें से कोई उलटने लायक नहीं भी हो सकता है? और जो उलटने लायक होगा, जो इन्वर्टिबल होगा, हम इनवर्स उसी का निकालेंगे। तो फिर देर किस बात के, इनवर्स में आप समझ चुके हैं कि फंक्शन में अगर 1 पुट करेंगे उसका वैल्यू 3/2 आएगा, तो इनवर्स में आप 3/2 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। यानी कि अगर फंक्शन a से b के बीच डिफाइंड है तो उसका इनवर्स अब b से a के बीच डिफाइंड होगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि कोडोमेन अब डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो अब कोडोमेन बन जाएगा इनवर्स के केस में। तो आइए, ये चारों फंक्शंस का एक छोटा सा सेटअप आपके सामने है। हम यहां पर फटाफट उसका इनवर्स करके ट्रायल कर लेते हैं कि कौन इन्वर्टेबल है और कौन नहीं है। तो बी सेट में जे के एल और उधर ए बी सी। ए पुट किया था जे मिला, जे पुट करूंगा ए मिलेगा, के पुट करूंगा बी एल। ये कल भी 1 1 on 2 था, आज भी 1 1
ऑन टू है, तो यानी कि ये फंक्शन वैलिड है, यानी कि ये इन्वर्टेबल है। इसको टिक आउट कर लीजिए कि इन्वर्टेबल है। और दूसरी तरफ एक 1 1 इंटू फंक्शन नीचे है, आइए इसका इन्वर्स करते हैं। बी को इधर कर लिया, ए को उधर, और ये रहा एफ इनवर्स। अब यहाँ पे जे के एल एम, चूंकि बी में ये चारों हैं तो चारों लिख दिया, और इधर ए बी सी, ए पुट किया जे मिला तो जे पुट करूंगा तो ए मिलेगा, बी पुट किया के मिला तो के पुट करूं तो बी मिलेगा, सी पुट किया एल मिला, एल पुट करूं तो सी मिलेगा। तो आपने क्या देख लिया कि ये फंक्शन जो 1 1 इंटू फंक्शन है उसके डोमेन, चूंकि अब बी एट ए प्लेस ऑफ डोमेन, सेट बी जो है डोमेन के जगह पे है, और यहां एक एलिमेंट बच रहा है, और मैंने कह दिया था कि इधर वाले सेट में कोई बचेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है 1 1 इंटू, इसका इन्वर्स किया वो वैलिड नहीं आया, मतलब ये इन्वर्टेबल नहीं है। अब थर्ड नंबर पे आप एक मेनी 1 ऑन 2 को देखें, तो एक मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन में आपका फिर से इसका इन्वर्स कर रहे, बी इधर ए उधर। अब आपका बी सेट में जे के और एल है, और उधर है आपका ए बी सी डी, और ए पुट किया था जे मिला था तो जे पुट करूंगा तो ए मिलेगा, बी पुट किया था जे मिला था तो जे पुट करूंगा बी मिलेगा। क्या इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फंक्शन। फंक्शन में वन मेनी नहीं हो सकता है। ये मैं आपको फंक्शंस के क्लास में जब मैं फंक्शन का वीडियो बनाऊंगा तो वहां डिटेल से बताऊंगा ये क्यों नहीं हो सकता है। तो फिलहाल आप यही समझिए कि वन मेनी नहीं हो सकता है। जब वन मेनी नहीं हो सकता है यानी कि ये जो मैंने इसका इन्वर्स किया ये वैलिड नहीं है इन द केस ऑफ फंक्शन। तो ये मेनी 1 ऑन 2 भी इन्वर्टेबल नहीं हुआ। तब जब मेनी 1 ऑन 2 इन्वर्टेबल नहीं हुआ तो मेनी 1 इनटू भी इन्वर्टेबल नहीं हुआ। तो फाइनली इन सारी बातों से क्लियर हो गया कि एकमात्र फंक्शन 1 1 ऑन 2 फंक्शन ही है जो इन्वर्टेबल है, जो उलटने लायक है। तो अब से अगर हमको किसी भी फंक्शन का इन्वर्स करना है तो देखना होगा कि वो इन्वर्टेबल है या नहीं। तो अब आ जाते हैं हम वापस से अपने टॉपिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे आ गए हम, और अब हमको इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स करना है। तो आपने अभी जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया है उससे एक बात आपको समझ में आ गया है कि हमको किसी भी फंक्शन का इन्वर्स करने से पहले देखना है कि वो इन्वर्टेबल है या नहीं। तो आइए हम एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को लेते हैं। चलिए साइन एक्स को ले लिया, साइन फंक्शन को ले लिया मैंने, और आपको पता है ये साइन फंक्शन का डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट टू -1 से 1 जो इसका रेंज है। तो ये फंक्शन f(x) बराबर साइन एक्स, और ये रहा उसका डोमेन, बिकॉज यू नो दैट के एंगल माइनस इनफाइनाइट डिग्री से लेकर अप टू प्लस इनफाइनाइट डिग्री तक होता है, और ये साइन का रेंज है। तो आइए हम चेक करते हैं कि ये एक मेनी 1 फंक्शन है या एक 1 1 फंक्शन है। तो आपको पता है कि इसके डोमेन में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक एंगल है, और यहां पे आपका ये रहा रेंज। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं π/6, π/6 इन्होंने 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आ रहा है हाफ, फिर 5 π/6 इसका वैल्यू भी वापस से हाफ। तो क्या देख रहे हैं आप, अरे ये तो मेनी 1 है, समझ रहे हैं ना। π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए वैल्यू भी हाफ, और 5 π/6 मतलब 150 डिग्री, इसके लिए भी हाफ। ऐसा नहीं कि ये 2 के लिए, आगे भी है 390 डिग्री, इसके लिए भी हाफ। तो क्या देख रहे हैं, अरे ये साइन फंक्शन तो एक मेनी 1 है। और हाँ ठीक बात है, जो इसका रेंज है मैंने उसी को कोडोमेन के प्लेस पे लिया है, इसीलिए कोई बचेगा नहीं, मतलब ये ऑन टू है। तो क्या समझ में आ गया कि इस साइन फंक्शन पे क्या टैग लग गया, मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन। अरे ये क्या हो गया, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एक मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन निकला,
और हम चले हैं इसका इन्वर्स निकालने। तो ये कैसे संभव है? बिल्कुल भी नहीं, ये संभव नहीं है। इसका इन्वर्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने अभी अभी जस्ट चेक किया है एकमात्र 1/(1)(2) फंक्शन है जो इन्वर्टेबल होता है, और ये एक मेनी 1/(2) फंक्शन है। सो इट मींस दैट कि ये इन्वर्टेबल नहीं है, और जब ये इन्वर्टेबल नहीं है तो फिर इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हम, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मेनी 1/(2) है। तो फिर आप बोलिएगा सर आप जो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्या होगा? हाँ, इसका होगा, क्या होगा कि ये साइन का जो ओरिजिनल फंक्शन है हम इसका इन्वर्स बिल्कुल नहीं निकाल सकते, हम इसके क्रॉप्ड वर्जन का इन्वर्स निकालेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, क्रॉप्ड वर्जन। कैसा क्रॉप्ड वर्जन? हम इसके डोमेन में कटिंग कर देंगे। क्या कट कर देंगे? हम -π/2 से लेकर के π/2 तक लेंगे, यानी -90 से 90 तक, -90 से 90 तक। क्योंकि जब देखा गया साइन फंक्शन को तो -90 से 90 तक ये फंक्शन, साइन फंक्शन, एक 1/1 फंक्शन मिला। देख सकते हैं, आपको भी हम दिखा रहे हैं इसको। तो मैंने कैसा फंक्शन लिया? -90 से 90 टू जो इसका रेंज है -1 से 1 लिख दीजिए यहां पे। इसके बीच बहुत सारे वैल्यू लीजिए, 0 यहां पे -30 डिग्री, यहाँ पे +30 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू, ये -90 डालेंगे, क्योंकि फंक्शन की जगह साइन है, -90 डालेंगे तो -1 बनेगा, -30 डालेंगे तो -½ बनेगा, 0 डालेंगे तो 0 वैल्यू आएगा, π/6 डालेंगे तो 1/2 आएगा, π/2 डालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बीच में और डिग्रीज नहीं है और एंगल्स नहीं है, मतलब इंटरवल्स का मतलब होता है -π/2 से π/2 तक, यानी -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक। तो ये क्या हो गया सर? ये आपका जो फंक्शन है फिलहाल साइन फंक्शन, अब ये 1/(1)(2) फंक्शन है, लेकिन ये ओरिजिनल साइन फंक्शन नहीं है, ये दिमाग में डाल लीजिए। ये साइन फंक्शन जो ओरिजिनल साइन फंक्शन है उसका ये क्रॉप्ड वर्जन है। मैंने उसके डोमेन में कटिंग कर दिया। क्या कटिंग कर दिया? जिसकी वजह से कि वो मेनी 1 हो रहा था, 90 के बाद इसका वैल्यू वापस से रिपीट करा तो उसको कट कर दिया। इधर -90 के इधर जो वैल्यू था उसको कट कर दिया। तो अब ये जो फंक्शन है साइन फंक्शन, ये साइन ओरिजिनल फंक्शन का क्रॉप्ड वर्जन है, और ये 1/(1)(2) है। तो मैं अब इसका इन्वर्स कर सकता हूं। तो साइन इन्वर्स जब मैं इसका करूंगा तो इसका जो, अब आपने अभी भी देखा था इन्वर्स में क्या होता है, इसका जो कोडोमेन है वो आपका डोमेन के जगह आ जाएगा, और जो इसका डोमेन है वो इसका कोडोमेन बन जाएगा। और चूंकि ये 1/(1)(2) है तो 1/(1)(2) का इन्वर्स भी 1/(1)(2) ही रहता है, इसलिए यही इसका रेंज भी है। तो साइन इन्वर्स का ये रेंज डिसाइड हो गया। दूसरे वर्ड्स में बोलूं मैं, ठीक उस तरह से जैसे कि टॉक टाइम जो आपके मोबाइल्स का होता है वो वैलिडिटी के बाहर काम नहीं करता है, तो ये हो गया साइन इनवर्स की वैलिडिटी, और टॉक टाइम होगा इसमें जो अभी हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज जो इन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रिवर्स करके हम आपके सामने डिराइव करेंगे, तो वो हो जाएगा इसका टॉक टाइम, यानी इसका फॉर्मूला हो गया टॉक टाइम, और ये हो गई इसकी वैलिडिटी। और टॉक टाइम वैलिडिटी से बाहर काम नहीं करेगा। और अगर आपको इसको ग्राफिकली समझना है तो मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं। देखिए, ये आपका मैंने एक्स एक्सिस तैयार कर लिया और ये आपका वाई एक्सिस, और साइन फंक्शन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। आपने ट्रिगो में ड्रॉ किया होगा, ये इस तरह से जाता है, कंटिन्यू जाते रहता है, और इधर भी इधर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये कहां से कहां, 0 से पाई, ये 2π, फिर ये फिर वापस से गिरेगा, फिर उठेगा 3π पे, और ये इधर -π, और ये इधर -2π, ये चलता रहता है। ये साइन फंक्शन है। और एक बात और, चूंकि मैंने फंक्शन को इन शॉर्ट बताया था, एक ग्राफिकल मेथड होता है 1/1 और मेनी 1 चेक करने का। 1/1 कैसे चेक करते हैं? जैसे कि अक्सर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक सिंपली स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है
1 कह लीजिए तो 1 पावर वाले के जो इक्वेशंस है वो उनका ग्राफ अक्सर स्ट्रेट लाइन होता है, वो अक्सर 1 फंक्शन होता है। कैसे? तो x के पैरेलल एक लाइन खींचिए और ये इसको एक जगह कट कर रहा है, तो एक जगह कट करे तो 1 1, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं 1 1? क्योंकि यहां पर x के किसी एक वैल्यू के लिए y का भी कोई एक ही वैल्यू है 1 1, और यहां आप x के पैरेलल लाइन खींचिए। जैसे मान लेते हैं ये तो आपको पता है इसका रेंज 1 to -1 है। जैसे मान लेते हैं आपने हाफ पर लाइन खींच दिया, मान लेते हैं y इक्वल टू साइन x का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो हाफ पे, तो आप भी समझ सकते हैं कि यहां पर अभी आपने देखा हाफ कोई एक एंगल के लिए वैल्यू नहीं है, 30 के लिए भी है, 150 के लिए भी है, फिर आगे जाके 390 के लिए भी है। तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का एक ही मान, यानी कि मेन इवन, समझ रहे हैं ना। इसीलिए क्लियरली समझ लीजिए, ग्राफिकली अगर आपको चेक करना हो फंक्शन को कि ये 1 1 है या मेन इवन है, तो जो भी ग्राफ है चाहे वो स्ट्रेट है चाहे वो कर्व है, आप x के पैरेलल एक लाइन खींचिए। अगर एक जगह कट करे तो 1 1, और अगर 2 और मोर देन 2 जगह, 2 या 2 से ज्यादा जगह कट करे तो वो एक मेन इवन है। तो आपको दिख रहा है ग्राफिकली भी कि साइन क्या है, एक मेन इवन फंक्शन है। अब जब ये एक मेन इवन फंक्शन है तो अब अगर हम चाहते हैं कि इसको हम उतना कट करें जिससे कि ये 1 1 बन जाए, तो ध्यान से देखिए, इसको जो मैंने कट किया है वो π/2 पर से मैंने कट कर दिया और इधर -π/2, ठीक है, इधर -π/2, और इसके पहले का मैंने सारा मिटा दिया। देख सकते हैं आप, इसके पहले का सारा मिटा दिए, तो ये आपका अब क्या दिख रहा है, यहां से इधर मिटा देते हैं, यहां से मैंने इधर मिटा दिया। तो ये अब आप क्या देख रहे हैं कि ये अब एक 1 1 फंक्शन है, क्योंकि आप x के पैरेलल अब लाइन खींचिए, एक ही जगह कट करेगा। और आप सोचेंगे कि अगर सर मैं इतना दूर ही रहता तो अब भी तो ये 1 1 था, बिल्कुल तब भी ये 1 1 था, लेकिन जब अगर हम 1 1 बना ही रहे हैं तो एज मैक्सिमम जितना 1 1 बन सकता था मैंने उतना बनाया, -90 से लेके अप टू +90 तक के लिए, ठीक है। अगर अब आप इसका इन्वर्स का ग्राफ कैसा होगा वो जानना चाहते हैं, तो एक बात आप समझ लीजिए, आपने अभी अभी जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया इन्वर्स फंक्शन को, तो आपने क्या देखा कि y x पे डिपेंड कर रहा था, तो x वापस अब y पे डिपेंड करने लगा। यानी कि यूं कह लीजिए, कल तक जो वैल्यू आप पुट कर रहे थे और जो मिल रहा था, अब वापस से वो वैल्यू डालेंगे और जो पुट करते थे वो मिलेगा। यानी यूं समझ लीजिए कि आप इन्वर्स में ऐसा समझ लीजिए, जैसे अगर y इक्वल टू साइन x था, अभी आप फंक्शन में अगर आप x के जगह 30 पुट कर रहे थे तो y का वैल्यू क्या मिल रहा था, हाफ मिल रहा था। तो इन्वर्स में अगर यहीं पर अगर इन्वर्स फंक्शन है तो अब आप हाफ पुट करेंगे तो क्या आएगा, π/6 आएगा। तो क्या समझ में आया, वैल्यू एक्सचेंज हो गया, x y के जगह y x के जगह। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कहां पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान लेते हैं ये एक लाइन है y इक्वल टू x, और यहां पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 1 3। अब अगर इस 1 3 पॉइंट को अगर हमको 3 1 लेना होगा तो 3 1 में क्या हो जाएगा, अब x ये इधर आ जाएगा। तो अक्सर देखा गया, चूंकि मेरा यहां पर तो ये जो मैंने लिखा है, ये जो नाप है ये मैंने अपने मन से ले लिया है, तो अक्सर देखा जाता है कि अगर x वाला y के जगह आ जाए और y वाला x के जगह, ये पलट जाए, 1 3 या 3 1 हो जाए। अभी जो आप पुट कर रहे थे वो मिल रहा है और जो आप मिल रहा था वो पुट करेंगे और जो पुट किए थे वो मिले। तो ये अक्सर देखा जाता है कि ये आपको y इक्वल टू x एक मिरर के तरह काम करता है, और ये जैसे आपको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, या ये इमेज है तो ये, या ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, ये वाला चक्कर लगता है।
तो इसीलिए हम लोगों ने एक ट्रिक डेवलप किया है कि दुनिया का कोई सा भी फंक्शन हो, अगर आप उन्हें उसका ग्राफ ड्रॉ कर रखा है तो आपको उसका इन्वर्स का ग्राफ चाहिए, तो आप यहां पर से एक लाइन खींचें जो y इक्वल टू x लाइन, और y इक्वल टू x लाइन आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये हाथ से खींच रहे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ये एकदम ऐसे जाता है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसका फोटो बने, जैसे जैसे आईना रख के, आईना के आगे प्लेन मिरर के आगे जैसे फोटो बनता है ना, इस तरह से, ये इस तरह से बन जाएगा। तो आपको इसको हम अलग से बना के दिखा देते हैं बगल में कि क्या हो जाएगा। और अभी वैल्यू आपका -π/2 से पाई तक, सॉरी -π/2 से पाई कहते हैं, यहां π/2 तक, -π/2 से π/2 तक पुट कर रहे थे तो -1 से 1 तक वैल्यू मिल रहा था। अब उल्टा हो जाएगा, अब ये पुट करेंगे -1 से 1 तक और मिलेगा ये। तो इसको हम आपको बगल में बना के दिखा देते हैं इसका ग्राफ। बाकी आप समझ गए ना कि दुनिया के किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर आपको पता है, उसका इन्वर्स चाहिए तो y इक्वल टू एक्स लाइन, कौन सा लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन, जो एकदम बीचे बीच ऐसा निकलता है। आप इसको खींच लीजिए और एकदम मिरर इमेज बना दीजिए। तो हम इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको अलग से बना देते हैं। तो इस तरह से y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका कैसा ड्रॉ हो गया, ये इस तरह से हो गया। और अब इसमें आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर रहे हैं -1 से 1 तक, और मिल क्या रहा है वैल्यू, मिल रहा है आपको वैल्यू -π/2 से π/2 तक। समझ गए। तो एक बात और क्लियर है, दुनिया के हर एक फंक्शन का ग्राफ बनता है और ग्राफ बनने के पीछे फंक्शन का डेफिनेशन ही जिम्मेदार है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, यहां y x पे डिपेंड करता है। अब डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है x का वैल्यू बदल बदल के डालेंगे तो y का वैल्यू बदल बदल के आएगा। उन्हीं को लोग पॉइंट नोट करके लाइन मिला देते हैं। अब चाहे लाइन सीधा बन जाए, मीन स्ट्रेट बन जाए, या कर्व बन जाए। तो खैर, मैं अब इस बहस से निकल करके आपको क्लियरली अब समझा दूं कि ये जो साइन फंक्शन है, जो ओरिजिनल साइन फंक्शन था, ये इन्वर्टेबल तो था नहीं, बिकॉज ये मेनी 1 ऑन 2 था, एकदम सिंपल से वर्ड में। और मैंने इसका क्रॉप्ड वर्जन ले लिया, यानी कि कट करके उतना सा जितना सा ये 1 1 ऑन 2 था। तो समझ लीजिए इसका इन्वर्स भी उतना ही दूर के लिए वैलिड हुआ। तो ये जो -π/2 से π/2 है, ये इसकी वैलिडिटी है, और इसमें जो भी फॉर्मूला आएगा वो इसका टॉक टाइम होगा, और टॉक टाइम वैलिडिटी से बाहर काम नहीं करता है। अब हम इसको एक क्वेश्चन बता के हम आज का ये वाला लेक्चर यहीं स्टॉप करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसी के जगह, साइन के जगह cos x ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि cos फंक्शन भी क्या है सर, एक मेनी वन फंक्शन है। cos फंक्शन में क्या हो रहा है, आप -30 डिग्री डालेंगे तो भी वही वैल्यू, +30 डिग्री डालेंगे तो भी वही वैल्यू, यानी कि √3/2। -30 में भी वही, +30 में भी वही। तो ये क्या दिख रहा है आपको, मेनी वन। और एक बात याद रहे, साइन जिसके लिए 1 1 था, cos यहां 1 1 नहीं रहेगा। यही साइन के जगह आप cos कर दें तो आप देख सकते हैं ये -π/6 का वैल्यू भी √3 देगा और +π/6 का वैल्यू भी √3 देगा। तो ये तो मेनी वन हो गया, यानी कि साइन जहां 1 1 है, जरूरी नहीं कि cos भी वहां 1 1 हो। तो जब ध्यान से देखा गया कि cos कहां से कहां 1 1 है, तो क्या मिला, cos 1 1 मिला हमको 0 से π के बीच। तो अब हम यहां पर इसको हटा देते हैं माइनस में, अब ये 0 से π कर देते हैं इसको, 0 से π। तो cos इनवर्स 0 से π तक के लिए वैलिड हुआ। 0 से π तक में क्या हो गया, बीच में 90 भी ले आते हैं, या -1 से 1 0, तो क्या होता है 0 डालते हैं तो 1 मिलता है, 90 डालते हैं इधर से जाते हैं तो इधर से पीछे आते जाता है, π डालते हैं तो -1 मिलता है। तो cos इनवर्स 1 1 कहां से कहां है, 0 से π के बीच। तो क्या सीख लिया आपने, साइन इनवर्स वैलिड -90 से 90, cos इनवर्स वैलिड
0 से पाई। इसी तरीके से टेन इनवर्स कहां से कहां का वैलिड, तो टेन इनवर्स की वैलिडिटी बताता हूं। उसमें तो आपका जो उसका जो डोमेन, जो इधर जो रेंज होता था वो अब ये डोमेन बन जाएगा पूरा रियल नंबर, और ये हो जाएगा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। साइन से थोड़ा सा डिफरेंट है, साइन में ये क्लोज था, यहां ओपन है क्योंकि 10 90 पे अनडिफाइंड होता है। इसी तरह से कॉट इनवर्स जो आपका है वो भी पूरा रियल नंबर 2 क्या हो जाएगा 0 से पाई ओपन। अब आपका सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स हो जाएगा आपका -∞ से आपका -1 रहेगा इधर, फिर यूनियन, क्योंकि सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में आपको पता है कि उसमें कभी भी उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जब उसका रेंज -1 से 1 के बीच हो नहीं सकता है तो फिर अब उसका इन्वर्स कर रहे हैं तो यहां डोमेन में वो कैसे हो सकता है। इसीलिए सेक इन्वर्स में -∞ से -1 यूनियन इधर आपका 1 से इन्फिनिटी। और अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज जो कॉस वाला है वही रहेगा, सिर्फ एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट 90 नहीं होगा क्योंकि 90 के लिए सेक अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा उसका भी डोमेन, और ये साइन वाला रहेगा जो मैंने अभी जस्ट मिटा दिया, लेकिन उसमें एक वैल्यू मिसिंग हो जाएगा, क्या 0 वाला, एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो आप लोग समझ लिए कि ये जो लिखा हुआ है, हम साइन इनवर्स का ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। साइन इनवर्स का कहां से कहां हो गया, -1 से 1 2 -π/2 से π/2। तो ये जो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का इस साइड में ये क्या हो गया, इसका वैलिडिटी, क्या हो गया ये वैलिडिटी। और वैलिडिटी से बाहर टॉक टाइम काम नहीं करता है। इसका जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। रही बात दुनिया के हर एक फंक्शन का ग्राफ बनता है, आपका सबका ग्राफ बन जाएगा। और कैसे बन जाएगा, चूंकि मैं अभी आपको आपका टाइम बहुत ज्यादा किल करूं वो अच्छा भी नहीं होगा। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ये काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। एक साइन इनवर्स का मैंने करके दिखा दिया ना, बस सेम इसी तरह आपका कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का ये सारे रेंज हो गए। और ये कैसे हो पाया, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक थे वो ओरिजिनल वर्जन मेनी वन ऑन टू थे। मैंने उनका क्रॉप्ड वर्जन का इन्वर्स किया, इस बात को समझ लेना है। यानी कि सीधे सीधे वर्ड में बोला जाए तो ये कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स का क्या हो गया, वैलिडिटी हो गया। और ये वैलिडिटी यही क्यों हुआ, क्योंकि ये इतने ही दूर के लिए, इतना ही तक के लिए 1 1 ऑन 2 था, इसीलिए इसकी वैलिडिटी यही हुई। अब एक बात को जो मैं बार बार फोकस कर रहा था कि टॉक टाइम वैलिडिटी के अंदर काम करेगा, तो उसी बात को समझाना है हमको। जैसे कि किसी के भी इनवर्स के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाता है, यानी आइडेंटिटी बन जाता है, सिर्फ एक्स बाहर आ जाता है। तो ये रूल इनवर्स में भी लागू होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स में भी लागू होगा कि साइन इनवर्स है, साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहां पे एक्स आएगा। तो इस तरह से अगर साइन इनवर्स साइन π/3 है तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। और मैं इसको नीचे वाले को मिटा दूं तो आप सोच रहे होंगे सर यहां साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाना है और यहां कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाना है, 2π/3 2π/3 4π/3 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि यहां तो ये कैंसिल होकर 2π/3 लिखना सही बात है, बिकॉज
2π/3 जो है वो 0 से पाई के बीच है, 0 से पाई के बीच है, और ये कॉस इनवर्स के वैलिडिटी के अंदर है, इसलिए यहां पे ये रूल कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यही का यही लिखाएगा। लेकिन यहां मैं अगर इसको कैंसिल करके 2π/3 लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि अगर इसका आंसर 4π/3 लाया जाए तो एकदम गलत बात। अब हमको क्या करना होगा, इसको इसके वैलिडिटी के अंदर लाना होगा, बिकॉज साइन इनवर्स की जो वैलिडिटी है वो -π/2 से π/2 के बीच है। तो अब हम 2π/3 को अगर लिख पाए पाई माइनस π/3 तो कोई दिक्कत नहीं, आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक वही आ जाएगा। और अब आपने ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 180 माइनस थीटा, वापस से साइन थीटा होता है। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि π/3 जो ये वैल्यू है वो इसके यहां वैलिडिटी के अंदर है। अब यहां साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, π/3 प्लस 2π/3, ये क्या हो गया मेरा, पाई हो गया। अब आपको एक आध दो फॉर्मूला और अगर यहां पे डिराइव करना है, क्योंकि अब ये जो भी फॉर्मूलाज होंगे जो कि सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम डिराइव कर देंगे, फिर आप इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे। मैं सिर्फ एक आध फॉर्मूला डिराइव करके आज क्लोज करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे फॉर्मूलाज को डिराइव कर दूंगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा फॉर्मूला, ये दिखाना है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि यहां कोई बहुत बड़ी बात है, बस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेरे लिए एक नया रास्ता है, और किसी छोटे से बच्चे को अब नए रास्ते पे छोड़ वो चल नहीं पाएगा, वो चाहेगा कि हम अपने पुराने रास्ते पे लौटें। तो वही चीज को हम समझाने के लिए एक आध फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको। एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसी तरह होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इस तरह से एक और फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब आपका इसको डिराइव कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल ही करेंगे। हम यहां पे इनमें से कोई एक को हम कर देते हैं, क्योंकि दूसरा तीसरा सेम उसी तरीके से हो जाएगा। तो आइए हम इसको थीटा लेट कर लेते हैं, लेट, इसको थीटा लेट कर लिए साइन इनवर्स एक्स को। और अभी मैंने कहा ना कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में मैं जानता क्या हूं, कुछ नहीं, ये तो मेरे लिए भी नया नया रास्ता है। तो इस नए रास्ते पे तो अगर किसी छोटे से बच्चे को आप डाल दीजिए वो चल नहीं पाएगा, वो चाहेगा कि हम अपने पुराने रास्ते पे जाए। तो साइन इनवर्स को वापस से अगर इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, और उसके बाद फिर हम साइन थीटा को अब लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि हम इनवर्स से वापस से अपने पुराने रास्ते ट्रिगोनोमेट्री पे लौट गए। और अब फिर से कॉस को उठा के इधर भेज देंगे, तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। और अब यहां पे आप थीटा को उठा के उधर भेज दें, तो π/2 इक्वल टू माइनस में थीटा उधर गया प्लस हो गया। अब थीटा का वैल्यू लौटा दें क्योंकि ये लेट किया हुआ चीज है। तो क्या हो गया, π/2 इक्वल टू थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। और इस तरह से ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। अब आपको ये इसी तरीके से हम एक एक करके सारा फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, और इसके हर एक फॉर्मूला में 2-3 केसेस होते हैं। वो केसेस क्यों होता है, ये बहुत ही रोचक जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।